जुलाई 1947 में एक अजीबो गरीब शहर रोजवेल न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में आ गिरी। वो जो कोई भी चीज थी, अमरीकी हुकूमत उस मकाम पर पहुंची और इसे उठा लिया। अमरीकी एयरफोर्स और चश्मदीद गवाहों से यह खबर दुनिया भर के अखबारात में शाये हुई कि वो एक उड़न तश्तरी का मलबा बरामद किया गया है। लेकिन अमरीकी फौज ने जल्द ही अपनी दी हुई खबर वापस ले ली और कहा कि जमीन पर गिरने वाली चीज एक मौसमियाती गुब्बारा थी। बाज मनचले साइंसदानों और मुहक्किकीन ने इस पर तहकीक शुरू की और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उड़न तश्तरियों के मुतालिक बहुत से हकाइक भी मंजर आम पर आना शुरू हो गए। मगर हुकूमत ने अपना बयान फिर तब्दील कर लिया और कहा कि दरअसल जो कुछ नजर आया था वो सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर धमाकों का पता चलाने के लिए एक इंतहाई खुफिया टेस्ट था। हकाइक, सबूत और चश्मदीद गवाह होने के बावजूद अमरीकी हुकूमत समेत तरक्की याफ्ता दुनिया के तमाम साइंसदान और फल्कियात दान इनकार कर रहे हैं, बल्कि इस बारे में गुफ्तगू करने पर भी तैयार नहीं। लेकिन चंद साइंसदानों और मुहक्किकीन हैं जो इस वाक़े को कम गुश्ता नहीं होने देते। जनूब मगरबी अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में वसी व अरीज रकबे पर फैला वाइट सैंड सहरा का शुमार अमरीका के सफ़ेद रेत के सबसे बड़े सहरा के तौर पर होता है। कहा जाता है कि इस सहरा की रात शहरों की रात से मुख्तलिफ और पुर रौनक होती है। इसके रंग, इसके ढंग बिल्कुल जुदा हैं। आसमान पर जगमगाते सितारे ज्यादा मुनव्वर होते हैं और तारीक सहरा में जगह जगह वक्फे वक्फे से सहराई रेत से रोशनी के फवारे उभरते नजर आते हैं। इस सहरा से मुंसलिक शहर रोजवेल के नजदीक एक छोटा सा गांव करोना है, जिसके रिहायशी जुलाई 1947 की एक रात नींद की आगोश में सो रहे थे। मैक ब्राजिल, जो इस गांव में फास्टर रेंज की जागीर पर इसकी भेड़ों का रखवाला था और इस जागीर पर रहता था, अपना दिन भर का काम मुकम्मल करके घर लौट आया था। बादल उठे, बिजली कड़की, बारिश होने लगी। मौसम गर्मा में इस इलाके में अब्रो बारां का अचानक आना अजनबी नहीं है। मैक सोने के लिए लेट गया, लेकिन अभी इसकी आंख ही लगी थी कि बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की तड़प के साथ साथ एक धमाका हुआ, जिससे मैक का घर लरस गया और खिड़की और दरवाजे की दरारों से गैर मामूली तेज रोशनी का चमक इसे बेदार कर गया। लेकिन मैक इसे मौसम की कारस्तानी समझकर लंबी तान कर सो गया। दूसरे दिन वो तलुए सहर के साथ साथ जागा। मौसम साफ हो चुका था, आसमान नीलगू था, सूरज निकलने ही वाला था। इसने भेड़ों को अहाते से निकाला और खुले सहरा की समत हस्बे मामूल चल पड़ा। खुले मैदान में इसे आज सहरा में जगमगाते अजीब रंगों के टुकड़े बिखरे दिखाई दिए, जो 1 मील लंबे और कई सौ फीट चौड़े सहरा में बिखरे पड़े थे। ये टुकड़े किसी अनजानी चीज के बने हुए थे, जो ना धात थी, ना प्लास्टिक और ना ही लकड़ी। ऐसा लगता था कि जहाज या कोई चीज तेजी से आती हुई यहां किसी शय से टकराई है और फिर दूर कहीं वादियों में जा गिरी है। मैक की भेड़ों ने इन बिखरे हुए टुकड़ों के दरमियान चलने से इनकार कर दिया और बदक कर दूसरी तरफ हो ली। मैक ने तजस्सुस में आके चंद टुकड़े उठाए और साथ घर ले आया, जिसे देखकर मैक के पड़ोसी ने इसे इस बात पर कायल किया कि इसको खबर एयरफोर्स को दोगे तो शायद तुम्हें कोई इनाम मिल जाए, क्योंकि दूसरी आलमी जंग अपने इंजाम को पहुंच चुकी थी और दुनिया में 2 बड़ी ताकतें रूस और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग जारी थी और अमेरिकी एयरफोर्स ने रूस के जासूसी जहाजों या दूसरी चीजों के बारे में खबर देने पर इनाम भी रखा था। चुनाचे मैक ये टुकड़े लेकर अपने गांव के ऑफिसर शेफ जॉर्ज के पास पहुंच गया। शेरिफ ने मकामी एयरफोर्स हेडक्वार्टर रोजवेल आर्मी एयरफोर्स को इत्तला दी कि रोजवेल के करीब शायद कोई तैयारा आ गिरा है, लेकिन एयरफील्ड का ना तो कोई जहाज गुम हुआ था और ना ही इन्हें रेडार पर गुज़िश्ता रात किसी जहाज के गिरने और गुजरने की इत्तला थी। बहरहाल एयरफोर्स से मेजर जेसी मार्सेल और कैप्टन शेरडियन क्योर्ट फोर्स के एक ट्रक के हमरा यहां पर पहुंच गए। सहरा में वारिद हुए, साथ में गांव के कई अफराद भी मदद के लिए पहुंच गए। आर्मी सारे बिखरे हुए टुकड़े समेट रही थी कि थोड़े फासले पर उन्हें इस गिरकर तबाह होने वाले तैयारे के मलबे के आसार नजर आए। लेकिन यह तैयारा आम तैयारों से मुख्तलिफ एक बहुत बड़ी गोल प्लेट की मानिंद था, जिसका गुंबद नुमा हिस्सा वाज़े तौर पर चमकता नजर आ रहा था। इस मलबे के करीब पहुंचकर लोग हैरान हो गए।
पता चला कि वो चीज जो रोजवेल में इस रात गिरी थी वो सिवाय एक उड़न तश्तरी के और कुछ नहीं। इसके करीब ही नीचे जमीन पर 3 मुर्दा इज्साम पड़े नजर आए, लेकिन ये इंसानी जिस्म से काफी मुख्तलिफ थे। हड्डियों की तरह सूखे हाथ पैर, लंबी उंगलियां, दुबला पतला नाजुक जिस्म लेकिन सर बहुत बड़ा, चेहरा बेजवी लेकिन माथा और सर की जानिब से गैर मामूली बड़ा था और थोड़ी की जानिब से कबूतरा और चेहरे पर लंबी नुमाया आंखें। देखने में ये कोई और दुनिया की मखलूक लगते थे। ये अजीबोगरीब मंजर देखकर एयरफोर्स ने फौरन इलाके के लोगों को वहां आने से रोक दिया और इन्हें वापस घर जाने पर मजबूर कर दिया। साथ ही हादसे के इस इलाके का घेराव कर लिया गया और आने जाने के लिए रास्ते पर नाकाबंदी लगा दी। तहकीक की गर्ज से उड़न तश्तरी के मलबे और खलाई मखलूक के इल्जाम को आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया और अपने बेस स्टेशन रवाना हो गई। मेजर जेसी मार्शल ने अपने बेस कैंप को इस अनोखे हादसे की इतला दी, जहां के कर्नल विलियम ने मेजर मार्शल को इस मलबे के टुकड़े जनरल रॉजर रेमी के पास ले जाने का ऑर्डर दिया। साथ ही कर्नल विलियम ने एयरबेस के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर लेफ्टिनेंट वॉल्टर हाउट के हाथों प्रेस में ये खबर भी भिजवा दी कि रोजवेल में उड़न तश्तरी गिरी है, जो अब एयरफोर्स के कब्जे में है। मेजर मार्शल अपने साथी कैप्टन के हमरा फिजाइया के एयरबेस में ब्रिगेडियर जनरल रॉजर रेमी से मिलने आए और इसे 1 फुट लंबा और 6 इंच चौड़ा धात का एक टुकड़ा दिखाते हुए बताया कि ये इस उड़न तश्तरी के मलबे का हिस्सा है जो कस्बा रोजवेल के करीब गिरी थी। धात का वो टुकड़ा इंतहाई अजीब था। इसका वजन इंतहाई कम था जो इसके हुजम से मुताबिकत नहीं रखता था, लेकिन इसके बावजूद नामालूम धात का वो टुकड़ा इंतहाई सख्त था। हत्ता कि मेजर मार्शल जो अपनी ताकत के लिए मशहूर थे, अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद इसे किसी भी तरह मोड़ने में नाकाम रहे। तीनों हजरात ने वाक़े के बारे में कुछ देर गुफ्तो शनीद की और फिर बॉस ने बात पर हतमी फैसला देते हुए कहा कि यह चीज़ वाकई कमाल है। प्लास्टिक और धात का अजीब इम्तिजाज मालूम होती है जो इससे पहले कभी देखने में नहीं आई, लेकिन इस तमाम तर हकीकत के बावजूद जो अहकामात आज सुबह मिले हैं वो साफ और फैसला कुन है। हम इस मामले पर दोबारा कभी गुफ्तगू नहीं करेंगे और इसे हमेशा के लिए भूल जाएंगे जैसे ये हुआ ही नहीं। मेजर मार्शल के सामने जनरल का हुक्म कबूल करने, धात का वो अजीब सा टुकड़ा इसके हवाले करने और अपना मुंह बंद रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिलफौर अनजाने टुकड़ों को लेकर फोर्ट वर्थ टेक्सास की मिलिट्री लेबोरेटरी को भिजवाया गया। दूसरी जानिब शाम 4 बजे न्यू मैक्सिको के शहर होक्रेक के एक मकामी रेडियो स्टेशन में लेडिया स्लीपी नामी खातून मामूल के दफ्तरी अमूर अंजाम दे रही थी कि अचानक फोन की घंटी बज उठी। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ रोजवेल के एक रेडियो स्टेशन का मालिक जोनी मैक था, जो टेलस मशीन ना होने की वजह से एक अहम खबर के लिए लेडिया को फोन करता था ताकि वो अपनी टेलेक्स मशीन के जरिए बड़े अखबारात तक ये खबर पहुंचा सके। लेडिया ने इसे भी जोनी की तरफ से एक मामूल की कॉल समझते हुए टेलेक्स मशीन की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। दूसरी तरफ जोनी इंतहाई तेजी से चिल्लाते हुए से बता रहा था कि एक बहुत बड़ी खबर है। रोजवेल के करीब एक उड़न तश्तरी गिरी है जिसे इसने खुद देखा है। ये जोनी का कहना था कि वो एक बहुत बड़ी उल्टी प्लेट की तरह लग रही है जिसके एक तरफ का हिस्सा तबाह हो गया है। अपने तजुर्बे की वजह से लेडिया का हाथ खुद ब खुद ही टेलेक्स के बटन दबाने चला जा रहा था और जोनी का कहना था कि अब फौज वहां पहुंच गई है और इसने सारा इलाका बंद कर दिया है। फौजी 2 लाशों की बात कर रहे हैं जो शायद इस उड़न तश्तरी से निकाली गई हैं और वो इसे बेस कैंप ले गए हैं। लेडिया टाइप किए गए टेलेक्स को दूसरे स्टेशनों पर भेजने लगी कि अचानक टेलेक्स मशीन पर एक मुख्तसर पैगाम वसूल हुआ जो बार बार तेजी से दोहराया जा रहा था कि खबर फौरन रोक दो, टेलीकास्ट बंद कर दो, FBI। उसी वक्त जोनी की आवाज दोबारा सुनाई दी जो कह रहा था कि इसने जो कुछ बताया है लीडिया इसे नश्र ना करे, बल्कि इसने जो कुछ सुना है वो भी भूल जाए। ये कहकर जोनी ने अपनी खिलाफ आदत तेजी से फोन काट दिया और लीडिया परेशानी के आलम में सोचने लगी कि आखिर वो क्या करे। हुकूमती इदारे, एयरफोर्स अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद इस खबर को दुनिया भर से छुपाने में नाकाम रही, क्योंकि एयरबेस से भी प्रेस रिलीज निकल चुकी थी और इस हादसे के सैकड़ों चश्मदीद गवाह मौजूद थे। दूसरे दिन मकामी अखबार रोजवेल डेली रिकॉर्ड ने अपनी 8 जुलाई की इशात में ये सुर्खी लगाई थी कि रोजवेल के बयाबान में एयरफोर्स का उड़न तश्तरी पर कब्जा।
دلچسپ امر یہ ہے کہ اگر اس روز اخبار نے یہ خبر شائع نہ کی ہوتی تو شاید آج تک کسی نے بھی روزویل میں رونما ہونے والے واقعے کے بارے میں کچھ نہ سنا ہوتا۔ اس خبر کی اشاعت کے بعد امریکہ کی مختلف ریاستوں سے ہزاروں لوگ اڑن تشتری کے گرنے کی جگہ دیکھنے اور مقامی لوگوں کی کہانیاں سننے کے لیے آئے۔ اخبارات کے کئی نمائندے میک برازیل سے ملنے اس کے گھر پہنچے اور اس کا انٹرویو لیا، لیکن حادثے کے مقام پر فوج نے اخباری میڈیا کو بھی جانے سے روک دیا۔ کچھ دن بعد پہرا ہٹا دیا گیا، لیکن فوج نے وہاں سے ہر چیز غائب کر دی تھی۔ 15 جولائی 1947 یعنی واقعے کے 7 دن بعد بریگیڈیئر جنرل راجر ریمی نے میڈیا سے تردید کرتے ہوئے ایک بیان بھی جاری کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ روزویل میں جو کچھ گرا وہ ایک موسمیاتی غبارے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن مقامی لوگوں نے ایئر فورس کے بیان کی تردید کر دی اور بہت سے چشمدید گواہوں نے مقامی ریڈیو پر یلغار کر دی۔ اس دوران یہ ہوا کہ خفیہ ایجنسی اور ایئر فورس کے اہلکار میک برازیل کو بطور مہمان قریبی آرمی بیس لے گئے اور اس کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ میک خفیہ پولیس اور ایئر فورس آرمی کا پورا ایک ہفتہ مہمان رہا، اور جب میک واپس آیا تو اس کا بیان گزشتہ بیانات سے مختلف تھا۔ لیکن میک کے بیانات جو اس نے ایئر فورس کو دیے تھے کبھی منظر عام پر نہیں آئے۔ البتہ میک نے اپنی فیملی کو یہ ضرور بتایا تھا کہ ہفتہ بھر جو سلوک اس کے ساتھ کیا گیا وہ مہربانہ نہ تھا، حتیٰ کہ اسے بیوی بچوں کو فون کرنے کی اجازت بھی نہ تھی۔ اس کے بعد میک برازیل اپنی جاگیر کو خیر آباد کر کے تلارسا شہر منتقل ہو گیا۔ میڈیا میں کوہرام مچ گیا کہ میک برازیل کے گزشتہ بیانات اور انٹرویو اس بات کا ثبوت تھے کہ کوئی انوکھا واقعہ ضرور ہوا ہے۔ امریکی فوج کے بیان کا ہر کسی نے خوب مذاق اڑایا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر معاملہ صرف ایک موسمیاتی غبارے کا تھا تو پھر فوج کو یہ بات ریڈار ذریعے حادثے کے وقت ہی معلوم ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ بات منظر عام پر لانے کے لیے ایک ہفتہ تک کیوں انتظار کیا گیا، اور اس وقت تک حادثے کا پورا علاقے پر پریس اور میڈیا کے لیے کیوں بند کر دیا گیا تھا؟ اس حقیقت کے پیش نظر عوام کی اکثریت نے بھی فوج کے بیان پر یقین نہیں کیا، بلکہ کئی محققین اور سائنسدان روزویل کے واقعے کے بارے میں بات کرتے رہے، سوالات اٹھاتے رہے اور اپنے طور پر تحقیق بھی جاری رکھی۔ حکومت کی خاموشی دیکھ کر جنوری 1972 میں خلائی تحقیق سے متعلق ایک تنظیم نے قوم سے حقائق چھپانے پر CIA پر کیس کر دیا۔ بند کمرے میں منعقدہ 7 نشستوں کے بعد عدالت نے قومی سلامتی کے پیش نظر کیس بند کر دیا۔ 1978 میں سب سے پہلے نیوکلیئر فزکس کے سائنسدان اسٹینٹن فریڈمین نے یہ کیس پھر سے کھولا۔ اس نے اس واقعے کے گواہوں اور کئی ملوث فوجی اہلکاروں سے پوچھ گچھ کی اور دوبارہ چھان بین کی تو پتہ چلا کہ موسمیاتی غبارے کی کہانی پینٹاگون کے احکامات پر بنائی گئی تھی۔ میڈیا کو گمراہ کرنے کے لیے ہیوسٹن کے کرنل کی مدد سے ایک نقلی موسمیاتی غبارہ بنوایا گیا اور فوٹوگرافر جے بانڈ جانسن نے اس کی تصاویریں کھینچ کر میڈیا کو فراہم کی۔ اسٹیشن فریڈمین نے اس واقعے کے سب سے اہم کردار میجر جیسی مارسل سے رابطہ کیا، جو زیادہ کچھ بتانے کو تیار نہیں تھے، مگر ان سے اتنا ضرور پتہ چل گیا کہ دھات کے جو ٹکڑے ملے تھے ویسے زمین پر کہیں پائی نہیں جاتی۔ امریکی ایئر فورس کے ڈاکٹر گلین ڈینس، جو روزویل ایئر فورس بیس پر ان دنوں تعینات تھے، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ روزویل واقعے کے وقت ان کے بیس کیمپ پر خلائی مخلوق کی لاشیں لائی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک اڑن تشتری کے گرنے کے باوجود بچ گیا تھا اور امریکی ایئر فورس نے تحقیق کی غرض سے اس پر قبضہ کر لیا تھا، مگر وہ ایک ہفتہ بعد ہی اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ اس دوران روزویل کے واقعے اور اس سے متعلق فوج کے خفیہ کردار پر سینکڑوں رپورٹیں شائع کی گئیں، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے حقائق بھی منظر عام پر آنا شروع ہو گئے۔ سال 1980 میں معروف امریکی ماہر لسانیات چارلز بیلٹز نے مصنف ولیم ایل مور کے اس معاملے کی تحقیق کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ چیز جو روزویل میں اس رات گری تھی وہ سوائے ایک اڑن تشتری کے اور کچھ نہیں تھا، جس میں خلائی مخلوق کی لاشیں تھیں۔ اپنی کتاب دا روزویل انسیڈنٹ یعنی روزویل کا واقعہ میں دونوں مصنفین نے اس واقعے سے متعلق تمام حقائق جمع کیے اور ان لاشوں کی طرف بھی توجہ دلائی جو 1947 میں اس اڑن تشتری میں سے برآمد کی گئی تھیں۔ بیرلز کے مطابق امریکی عسکری خفیہ مقامات میں سے ایک مقام ایریا 51 نامی علاقہ بھی ہے، جس میں سائنسدانوں نے ان 2 خلائی مخلوقات کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم کر کے انہیں اب تک وہیں محفوظ بھی رکھا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی حکومت اپنی قوم
और पूरी दुनिया से दूसरे सियारों में मौजूद तहजीबों की हकीकत छुपा रही है। चार्ल्स बेल्स और विलियम मोर की किताब ने फरोख्त के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसकी लाखों कापियां हाथों हाथ फरोख्त हुईं। इस किताब ने इस मामले को एक बार फिर जिंदा कर दिया। सहाफ़ी, मीडिया और अवाम ने हुकूमत से इस वाक़े से मुतालिक तमाम हक़ाइक़ सामने लाने का मुतालबा कर दिया, मगर अमरीकी हुकूमत ने खामोशी इख्तियार किए रखी। शायद यही वजह इस मामले को मज़ीद पुरअसरार बनाती है और वक्त के साथ साथ इसकी हकीकत को और पुख्ता करती है। इस वाक़े के 47 साल बाद यानी 1994 में इस वाक़े के दूसरे अहम किरदार कैप्टन केविट ने यह तमाम किस्सा मारूफ अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के एडिटर को सुनाया, जिसने उस वक्त इस मामले को बहुत अहमियत दी। 1994 ही में ओमनी मैगजीन ने अपने कारीन को एक बार फिर रोजवेल के वाक़े की याद दिलाई और कारीन से दरख्वास्त की कि वो रोजवेल के मशहूर वाक़े के राजों से पर्दा उठाने के लिए अमरीकी हुकूमत को दरख्वास्तें अरसाल करें, ख़ास तौर पर जबकि उस वक्त उस वाक़े को निस्फ सदी गुजर चुकी है। अमरीकी हुकूमत को लाखों दरख्वास्तें अरसाल की गई। दिसंबर 1994 तक मुतालबा करने वाले अमरीकियों की तादाद 1.5 करोड़ से तजावुज़ कर गई, लेकिन हुकूमत फिर भी टस से मस न हुई। और ऐसे एक दिन अचानक रोजवेल के वाक़े की तस्दीक के लिए एक ऐसा नाकाबिले यकीन सबूत मंजर आम पर आ गया जिसने शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं छोड़ी थी। बरतानवी टीवी से ताल्लुक़ रखने वाले रिसेंटली एक ऐसी वीडियो फिल्म मंजर आम पर लाए जो इनके मुताबिक उन्होंने एक साबिक अमरीकी एयरफोर्स एहलकार से हासिल की थी, जिसने उसे 50 साल से छुपा रखा था और बिस्तर मर्ग पर इसे मंजर आम पर लाने का फैसला कर लिया था। ये वीडियो एक धमाके से कम नहीं थी। 17 मिनट की इस वीडियो में एक इंसान नुमा मखलूक का तफसीली पोस्टमार्टम दिखाया गया था, जिसे रोजवेल में उड़न तश्तरी के गिरने के बाद अंजाम दिया गया था। उस जमाने में बैनुल अक़वामी मीडिया अपनी तरक्की के अरूज पर था, चुनाचे अक्सर टीवी चैनल्स पर यह पूरी फिल्म दिखाई गई और इस पर बहस के लिए सैकड़ों प्रोग्राम भी मुरतब किए गए। उस फिल्म के बारे में माहिरीन की राय हैरान कुन थी। सिनेमाग्राफी के एक माहिर ने यकीन दिलाया कि फिल्म का खाम मादा वाकई 1940 की दिहाई से ताल्लुक़ रखता है, जिसे 1945 और 1948 के दरमियान फिल्माया गया था। हॉलीवुड के माहिरीन ने भी ऐलान किया कि इस फिल्म में कोई सिनेमा ट्रिक इस्तेमाल नहीं हुई। दूसरी जानिब अमरीकी रियासत सांस फ्रांसिस्को के तिब्बी मरकज़ के सर्जन डॉक्टर सिरिल ने अपने वसी तजुर्बे के बावजूद ये यकीन दिलाया कि फिल्म में दिखाई जाने वाले काम एक दुरुस्त पोस्टमार्टम है और जो एक हकीकी माहिर ही अंजाम दे सकता है, कोई अदाकार नहीं। इसके अलावा टिश्यूज़ के माहिर डॉक्टर क्रिस का कहना था कि अगरचे ये इंसान नहीं है, लेकिन इसके आज़ा एक दूसरे से इस तरह से मेल खाते हैं कि इन्हें बनावटी तौर पर सिर्फ कोई माहिर ही तैयार कर सकता है। 1996 में विडमार्क एंटरटेनमेंट नामी कंपनी ने इस वीडियो के हकूक हासिल करने के बाद इसे मुहक्किकीन के इंटरव्यूज़ के साथ एलियन एटॉप्सी फिक्शन और फैक्ट खलाई मखलूक का पोस्टमार्टम हकीकत या धोखा के नाम से जारी कर दिया। इस बहस मुबासा के बावजूद अमरीकी हुकूमत हस्बे साबिक आज सारे मामले को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करती रही। इस फिल्म की हकीकत से कई साइंसदानों ने न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि रोजवेल की पूरी कहानी को भी एक सफेद झूठ करार देते रहे और इस फिल्म पर सैकड़ों एतराज़ात भी किए गए। फिल्म जारी होने के बावजूद जब अवाम की जानिब से अमरीकी हुकूमत पर तजाहिल आरफाना का इल्ज़ाम जोर पकड़ता चला गया तो अमरीकी हुकूमत, इसकी वजारत यानी दिफा, पेंटागन और फिजाइया ने 1997 में एक और बयान इस दावे के साथ जारी किया कि ये इंकशाफ रोजवेल के वाक़े से मुताल्लिक बहस का हमेशा के लिए खात्मा कर देगा। अमरीकी फिजाइया ने यह यकीन भी दिलाया कि वो पहली बार कोई अहम अस्करी राज अफशा कर रही है। अपने बयान में कहा कि जुलाई 1947 को रोजवेल में जो गिरा था वो दरअसल एक खुफिया तजर्बाती जहाज था जिसमें कुछ इंसान नुमा पुतले रखे गए थे ताकि इनका इमरजेंसी लैंडिंग टेस्ट किया जा सके, लेकिन वो जहाज किसी फनी खराबी की वजह से गिर गया और इस जमाने में चूंकि उड़न तश्तरियों की अफवाहें आम थी, इसलिए महज गलत फहमी की बुनियाद पर इस जहाज को उड़न तश्तरी और इसमें मौजूद पुतलों को खलाई मखलूक समझ लिया गया। अमरीकी फिजाइया ने रोजवेल में गिरने वाले तजर्बाती जहाज के तौर पर कुछ गोल सी चीज की तस्वीरें भी दिखाई जिनके पर हेलीकॉप्टर नुमा थे और साथ ही लकड़ी के चंद पुतले भी दिखाए जिन्हें कोई बच्चा भी पहचानने में गलती नहीं कर सकता था। इस बयान का माहिरीन ने तजर्बा किया और कुछ नए सवालात उठाए। माहिरीन के मुताबिक क्या ये ज़रूरी था कि अमरीकी फिजाइया ऐसा बयान देने के लिए 50 साल इंतजार करती, जबकि इस अरसे के दौरान मुसाफिर बरदार और जंगी जहाज़ों के मैदान में होने वाले बेपनाह तरक्की के मुकाबले में
1947 का वो मुबैना खुफिया जहाज कोई हैसियत नहीं रखता था। ये भी सवाल किया गया कि यह बयान आखिर फिल्म के मंजर आम आने और बाजारों में दस्तयाब होने के बाद ही क्यों आया, इससे पहले क्यों जारी नहीं किया गया। साफ जाहिर था कि अमरीकी हुकूमत का यह बयान दरअसल मामले को रफा दफा करने और अवाम को बेवकूफ़ बनाने की एक अहमकाना कोशिश थी। चुनाचे अवाम की अक्सरियत ने इस नए बयान को बिल्कुल उसी तरह मुस्तरद कर दिया जैसे उन्होंने निस्फ सदी कबल पुराने बयान को मानने से इनकार कर दिया था। अमरीका में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट यानी मालूमात तक रसाई की आज़ादी के कानून के तहत हुकूमत को हर वो बात एक न एक दिन मीडिया और अवाम की मालूमात के लिए मंजर आम पर लानी होती है जिसे वो कौमी सलामती के पेश नज़र छुपाते हैं। इसी कानून के तहत जून 2013 में बरतानिया ने 61 साल के दौरान मुल्की फ़िज़ाओं में उड़ने वाली नामालूम तश्तरियों के बारे में पुलिस अहलकारों, फौजी, एयरफोर्स के अफसर और शहरियों के वजारत दिफा को लिखे गए खतूत पर मबनी फाइलें जारी की थीं। इससे कबल न्यूजीलैंड की हुकूमत ने भी दिसंबर 2010 को सैकड़ों ऐसी दस्तावेज़ात आम की जिनमें उड़न तश्तरियां देखने के दावों का जिक्र था। ये दस्तावेज़ात मालूमात तक रसाई की आज़ादी के कानून के तहत उन मुमालिक के लिए नेशनल आर्काइव ने शाये की थीं। अलबत्ता उनमें अफराद के नाम और ऐसी दीगर मालूमात हटा दी गई थी जिनसे किसी की पहचान मुमकिन हो सके। अमरीकी हुकूमत ने भी अगरचे 1952 की दिहाई में उड़न तश्तरियों के देखे जाने की इतलात की तस्दीक के लिए प्रोजेक्ट ब्लू बुक नामी एक कमेटी भी तश्कील दी थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट में नामालूम वजह की बुना पर रोजवेल के वाक़े से मुतल्लिक हर बात नज़रअंदाज की गई, बल्कि हर दावे को ये बात साबित करने की कोशिश की गई कि दिखाई देने वाली चीज़ हकीकत में उड़न तश्तरी नहीं थी। साइंसदानों ने शहाब साकिब और मसनूई सियारों का ज़मीन की फ़िज़ा में आकर जल उठना, बादल और रॉकेट या खलाई तैयारों के छोड़े जाने से बने हालात को जिम्मेदार ठहराया। अमरीकी हुकूमत अब तक रोजवेल में होने वाले वाक़े को टॉप सीक्रेट रखे हुए है। आज भी रोजवेल में हमेशा मुअम्मा बने रहने वाले इस वाक़े की याद में हर साल 2 जुलाई को वर्ल्ड UFO डे मनाया जाता है। हर साल इस वाक़े को ताज़ा किया जाता है और हुकूमत से जवाब तलबी की जाती है। ये सवाल उठाया जाता है कि आखिर हुकूमतें हमेशा कायनात की दूसरी आकिल मखलूक़ात से अपने रवाबित क्यों पोशीदा रखने की कोशिश करती हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि हुकूमतें ऐसा इसलिए करती हैं ताकि अवाम उन मखलूक़ात की तरफ से कभी जंग या दुनिया पर कब्ज़े के अंदेशे में मुब्तला ना हो। इस हवाले से आलमी शोहरत याफ्ता तिब्बियात दान डॉक्टर कॉल की राय कुछ मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि रोजवेल में तबाह होने वाली उड़न तश्तरी से अमरीका ने जो टेक्नोलॉजी हासिल की है, इसने बाद में अमरीका की साइंसी और सनती तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया। चुनाचा अमरीकी हुकूमत रोजवेल की उड़न तश्तरी का मामला इसलिए छुपा रही है ताकि दीगर ममालिक भी इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने के हक़ का मुतालबा न कर दें और इसकी हैबत बरकरार रह सके। डॉक्टर सागान की राय वाकई मंतकी मालूम होती है, क्योंकि अगर रोजवेल का वाक़या सच है तो फिर ये बात भी यकीनी है कि ऐसी किसी भी तरक्की याफ्ता उड़न तश्तरी की टेक्नोलॉजी का हसूल किसी भी मुल्क को तरक्की के एक ऐसे नए मकाम पर पहुंचा देगा जहां कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। और अमरीका हमेशा से यही चाहता आया है, यानी बरतरी और इनफरादियत। हकाइक बहरहाल कुछ भी हों, एक बात तो यकीनी है कि निस्फ सदी पहले अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको शहर रोजवेल में एक ऐसा अजीबोगरीब वाक़या ज़रूर पेश आया था जिसकी सदा आज तक गूंज रही है।